नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा मिला है। साथ ही उन्होंने सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिए निजी संस्थानों की सराहना की। शाह ने यहाँ राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में कैंसर रोगियों और उनके तमीरदारों के लिए आवासीय सुविधा, स्वस्थ निवास की आधारशिला रखने के बाद कहा कि मोदी सरकार में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद से स्थापित 7 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की तुलना में अब 23 एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 1.35 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में यह 37,000 करोड़ रुपए का था। शाह ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसको भी मिटना तय है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये हम भारतीयों के संस्कारों और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सोशल मीडिया पर ट्रैवल ब्लॉग से लाखों दिल जीतने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब एक बेहद गंभीर आरोपों के घेरे में है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदिग्ध गतिविधियों को लेकर उसके मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से फोरेंसिक जांच पूरी हो चुकी है और इसमें सामने तथ्यों ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। हिसार पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट में ज्योति के पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि हुई है और उनके फोन और लैपटॉप से करीब 12 टेराबाइट डेटा रिकवर किया गया है, जिसमें कई गोपनीय चैट और मनी ट्रेल की जानकारी शामिल है। पुलिस की माने तो ज्योति 4 पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थी और यह संवाद आम नहीं बल्कि 1-on-1 होता था, जो किसी रणनीति की ओर इशारा करता था। जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति को पाकिस्तान यात्रा के दौरान आईएसआई और पाक गृह मंत्रालय से विशेष अनुमति मिली थी और उसे पाकिस्तान में वीआईपी सुरक्षा, यहां तक कि AK-47 से लैस गार्ड्स के साथ घुमाया गया। वीडियो में ज्योति के साथ कम से कम 6 से 7 सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। देश में एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूस सामने आ रहे हैं। अब एक और जासूस गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने एक CRPF जवान को पकड़ा है। आरोपी जवान की पहचान मोतीराम जाट के रूप में हुई है, जो सक्रिय रूप से जासूसी गतिविधि में शामिल था। पता चला कि साल 2023 से पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों को जानकारी दे रहा था और एजेंसी ने आगे पाया है कि विभिन्न माध्यमों से PIO से पैसा मिल रहा था। NIA की टीम ने मोतीराम को दिल्ली से पहले उसे पकड़ा और उसे फिर गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गाजियापट्टी में आज सोमवार को इजरायली हमलों में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 31 लोग आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे एक स्कूल में हुए हमले में मारे गए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि लोग सो रहे थे तभी स्कूल पर हमला किया गया, जिसमें उनके सामान में आग लग गई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने स्कूल से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे चरमपंथियों को निशाना बनाया। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा के प्रमुख महमी अफाद ने बताया कि उत्तरी गाजा में स्कूल पर हुए हमले में 55 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इस बीच शिफा अस्पताल ने बताया कि सोमवार को एक मकान पर हुए हमले में एक ही परिवार के 15 लोग मारे गए, जिनमें 5 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई। पिता और बेटे के वर्कशॉप में हत्या करने के मामले सामने आए हैं और घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब वो घर का एक शख्स नाश्ता लेकर वहां पहुंचा। वर्कशॉप में तीनों लोगों की लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स पहुंच गई और परिजनों के आने से पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस पर परिजन भड़क गए और चक्का जाम कर दिया। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कांद निवासी लालजी का आकाश राव अंडरपास के पास चूड़ी पहनने का वर्कशॉप है और 50 वर्षीय लालजी अपने 2 बेटों यादवीर और गुड्डू के साथ वर्कशॉप पर ही काम करने के लिए रुक गए थे। सुबह एक रिश्तेदार जब नाश्ता लेकर वर्कशॉप पहुंचा तो देखा कि कमरे में चारों तरफ खून बिखरा था। पिता सहित दोनों बेटों की लाशें पड़ी हुई थी। देखने से प्रतीत हो रहा था कि जैसे रोड और सरिये से उसके सिर पर वार किया गया हो। सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने परिवार वालों के बयान लेने भी शुरू कर दिए हैं।
हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के 2 शूटर्स को पुलिस ने सुंदरपुर सिसरोली रोड से काबू किया है। आरोपी रेवाड़ी के कुतुबपुर निवासी तरुण और रोहतक के गांव सिंहपुरा खुर्द निवासी महेश उर्फ कालू से देसी हथियार बरामद किए गए हैं, जबकि 2 सदस्य हिसार गए हैं जहां उनको फायरिंग करनी है। एसटीएफ सदर ने सदर थाने में केस दर्ज करवाया है और एसटीएफ स्टाफ के एएसआई शिवजीत सिंह सदर थाने में दी शिकायत में बताया गया कि सूचना मिली है कि गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के 2 शूटर तरुण और महेश उर्फ कालू रोहतक शहर में वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए काले रंग की बाइक पर निर्माणाधीन आउटर बाईपास पुल सिसरोली सुंदरपुर रोड के नजदीक खड़े हैं और पुलिस ने दबिश देकर दोनों को काबू कर लिया और तलाशी के दौरान तरुण की जेब से देसी पिस्तौल और 5 कारतूस मिले, जबकि महेश के पास देसी पिस्तौल और 4 कारतूस मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी तरुण और महेश ने बताया कि वे गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। गैंग हरियाणा, दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी सक्रिय है। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। देश के संक्रमण के मामलों में उछाल की खबरें आने लगी हैं। अलग अलग राज्यों से प्राप्त हो रही जानकारी के मुताबिक यहाँ कोरोना फिर से एक्टिव हो गया है। बीते एक हफ्ते में देश में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए और इस दौरान 305 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी। चिंता की बात यह है कि बीते 7 दिनों में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7 दर्ज किया गया है। मरने वालों में महाराष्ट्र के 4, केरल के 2 और कर्नाटक का 1 शख्स शामिल है। नए मामलों की बात करें तो बीते एक हफ्ते में 19 मई के बाद सबसे ज्यादा 335 मामले केरल, 153 महाराष्ट्र, 99 दिल्ली, 76 गुजरात और 34 कर्नाटक में आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 26 मई को सुबह 8 बजे देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1009 हो गई। हरियाणा के हिसार में आज यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस पलट गई। बस में सवार एक रोड स्टूडेंट की मौत हो गई और 4 छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। इस बस में करीब 65 यात्री सवार थे। सवारियों में ज्यादातर कोचिंग सेंटर और कॉलेज के छात्र थे। यह हादसा जब हुआ तो वहां पर रात को सड़क पर पेड़ गिरा हुआ था और पेड़ की वजह से ड्राइवर ने एक हिस्से को साइड में कच्चे में उतार कर निकालने की कोशिश की, लेकिन बारिश से जमीन गीली होने की वजह से बस का एक हिस्सा धंस गया और बस पलट गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बस पलटने के बाद कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए थे। आसपास के लोगों ने मिलकर यात्रियों को बाहर निकाला और इसके बाद घायलों को नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय खुशी मोहम्मद के रूप में हुई है। मुंबई के बहुचर्चित मीठी नदी घोटाले की जांच अब और भी गहराती जा रही है। इस घोटाले में बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया का नाम सामने आने के बाद सोमवार सुबह वो आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में पेश हुए। सूत्रों की माने तो मोरिया सुबह करीब 11 बजे जांच अधिकारियों के सामने बयान दर्ज कराने पहुंचे। जांच में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ताजा अपडेट में यह बात सामने है कि डिनो मोरिया, उनके भाई और इस घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम के बीच कई बार बातचीत हुई है। इन कॉल्स की रिकॉर्डिंग और डाटा अब जांच एजेंसियों की रडार पर है। सूत्रों का मानना है तो इन कॉल्स के जरिए मिली जानकारी से पूरे घोटाले की परतें खुल सकती हैं। ये घोटाला मुंबई महानगरपालिका की ओर से मीठी नदी की सफाई में इस्तेमाल होने वाले स्लज पुशर और ट्रेजिंग मशीनों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। आरोप है कि इन मशीनों को कोच्चि की कंपनी मेडप्रॉन टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ऊंचे दामों पर किराए पर लिया गया और इसमें भारी वित्तीय गड़बड़ी हुई। ईओडब्ल्यू इस घोटाले में शामिल सभी लोगों की कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और बाकी वित्तीय दस्तावेजों को खंगाल रही है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।